जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आप इस तस्वीर को देखिए। यह राजद की ओर से जारी ट्विटर हैंडल पर उस तथ्य का जवाब है जिसे देते हुए इसमें कोटि, आबादी और आरक्षण की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि जनरल की आबादी 15.53% है और 10% आरक्षण उन्हें मिलता है। ईबीसी की आबादी 36.1% है, जबकि उन्हें आरक्षण मिलता है 18%। बीसी 27.12% आबादी है और उन्हें 12% आरक्षण मिलता है। इसी तरह एससी की आबादी 19.65% है और उन्हें आरक्षण मिलता है 16%। एसटी की आबादी 1.68% है और उन्हें आरक्षण मिलता है 1%। इस तथ्य के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तस्वीर है, जिसमें उनके हवाले से लिखा गया है कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। हमारा मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत गणना करवाएंगे। इसके जवाब भी आए हैं। कोई मोंटी भरतिया नाम के शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दिया कि अब बिहार विकसित राज्य हो जाएगा, अब बिहारी कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे, बिहार में अब अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, बिहार में इंडस्ट्री की भरमार हो जाएगी, बिहार में लूट मार, कत्ल, अपहरण, पत्थरबाजी नहीं होगी, बिहार में अब कोई बेरोजगार नहीं होगा क्योंकि जातिगत जनगणना हो गई है। एक भानु यादव भारतीय नाम के ट्विटर हैंडल से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। लिखा गया कि जातिगत लड़ाई को हमेशा राजनीतिक नेताओं ने कमज़ोर किया है। बिहार में यादव 14% है। यादव मतलब पूरा यादव समाज। लेकिन होता है क्या, बिहार में हर जाति और धर्म का नेता अपने परिवार, रिश्तेदारों और बाल बच्चों को ही राजनीति में सेट कर देता है। उससे समझता है कि उस जाति के सभी लोगों की राजनीतिक भागीदारी हो गई। यादव मतलब तेजस्वी जी राजद पार्टी नहीं है। यादव मतलब यादव समाज का हर व्यक्ति जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी चाहता है, उस विजन से सोचना होगा। तो साफ है कि राजनीति जो खेल दिखाना चाहती हो, जो दाव चल रही हो, लेकिन लोग बाग भी इसके पीछे छिपी मंशा को बखूबी समझते हैं। गांधी जयंती के मौके पर जब बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए गए तो मान लीजिए कि यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक सियासी दस्तावेज भी है, जिस पर अब अगले कुछ महीनों तक न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में सियासी बिसात बिछ दिख सकती है। देश की सियासत में मंडल दौर की वापसी के संकेत भी इसे कह सकते हैं। जो आंकड़े जारी हुए उस हिसाब से बिहार के तमाम जातियों और धर्म आधारित आबादी का वर्गीकरण किया गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार इस सर्वे का दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्द जारी करेगी। इसमें तमाम जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी विस्तार से विश्लेषण होगा। तो मान लीजिए कि उस रिपोर्ट के बाद यह बहस और तेज पकड़ेगी। आपको बता दें
जातीय सर्वे रिपोर्ट की कुछ खास बातें, इसमें यादव मुस्लिम का मजबूत प्रभाव दिखता है। दोनों मिलकर लगभग 32% हैं। MY वोट के रूप में चर्चित यह वोट RJD का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। जो आंकड़े पेश किए गए हैं उससे साबित हुआ है कि इन दोनों का वोट अगर RJD को मिलता है तो वह एक मजबूत ताकत बनी रहेगी। इस रिपोर्ट की दूसरी अहम खास बात है कि राज्य में अति पिछड़ों के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। इनकी तादाद लगभग 36% है। नीतीश कुमार ने इनके बीच अपनी पैठ बनाकर ही लालू यादव की पार्टी को सत्ता से हटाया था। अब नीतीश चूँकि RJD के साथ हैं, अब यह वोट अगले चुनावों में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनेगा। तीसरी बड़ी बात है कि अब बिहार की राजनीति में सघन राजनीति में सवाल उठेंगे। हालांकि यह पता नहीं था कि उनकी संख्या कम है, लेकिन महज 10% की तादाद का आंकड़ा आने से उनकी भागीदारी पर सवाल उठ सकते हैं। राज्य की 40 में 8 राजपूत सांसद हैं, जिनकी तादाद लगभग 3% है। भूमिहार और ब्राह्मण की तादाद 3% से कम। कहा जा रहा है कि आंकड़ा सही नहीं है। सभी के दरवाजे पर सर्वे टीम नहीं गई और आनन फानन में रिपोर्ट बना लिया गया। इससे भी सवर्णों की संख्या में कमी आई है। तो इसके जवाब में यह तर्क दिया जा रहा है कि 1931 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। अब चूँकि 3 अलग प्रांत हैं तो स्वाभाविक रूप से यह आंकड़ा उससे अलग है। तो सवर्णों की आबादी कम होने के कारणों पर नज़र दौड़ाएंगे तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण अशेष इसे रोजगार व पलायन की वजह से कमी मानते हैं। वे लिखते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना की पहली रिपोर्ट आ गई है। कुछ जातियों को छोड़ दे तो रिपोर्ट के आंकड़े 1931 की जनगणना से मिलते जुलते हैं, 1-8% कम या अधिक। इसे पलायन की प्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है। शिक्षा और संपर्क के आधार पर इन वर्षों में रोजगार के लिए जिन जातियों का पलायन अधिक हुआ उनकी संख्या कम हुई। दूसरी तरफ कृषि और श्रम पर आधारित आश्रित जातियों की संख्या में स्थिरता बनी रही। सवर्णों में यह प्रवृत्ति अधिक कि उनकी एक पीढ़ी अगर किसी दूसरे राज्य में स्थापित हो जाती है तो दूसरी पीढ़ी के सदस्य मूल निवास से नाता तोड़ लेते हैं, धीरे धीरे गांव के अतिथि हो जाते हैं। 1931 के आधार पर अगर किसी गांव का आज की तिथि में सर्वेक्षण हो तो यह तथ्य स्थापित हो जाएगा। कई ऐसे परिवार मिलेंगे जिनके पुश्तैनी मकान ध्वस्त हो गए या बिक गए हैं। 1931 में ब्राह्मणों की आबादी 4.7% थी। ताज़ा गणना में यह 3.65% है। राजपूत भी 4.2 से 3.45% पर आ गए, मगर भूमिहार जाति की आबादी लगभग स्थिर है, 1931 के मुकाबले 2.86%। इस जाति के अधिकांश लोग नौकरी या कारोबार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन ज़मीन से अपना नाता बनाए रखते हैं। कास्टों की आबादी में भी बड़ी गिरावट का यही कारण माना जा सकता है। 1931 में इनकी आबादी 1.2% थी, वह 0.66% रह गई। गांवों में इस जाति के पुश्तैनी घर कम रह गए हैं। खेती की ज़मीन पर स्वामित्व भी लगातार कम हो रहा है। दूसरी तरफ OBC की 3 मजबूत जातियों में से सिर्फ एक कुर्मी की आबादी में सिर्फ गिरावट दर्ज की गई है। यादव और कोयरी की आबादी बढ़ी है। तो जो मैं खास रिपोर्ट की कुछ खास बातों के बारे में बता रहा था, उसमें चौथा जो तथ्य आता है उसमें है कि कम आबादी वाली जातियों पर फोकस रहेगा। साथ ही उसे नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। मल्लाह की आबादी 19 से कम है। साथ ही इन सभी जातियों की तादाद के ठीक ठीक आंकड़े आने से इन के नेताओं को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ सकती है।
यादव के बाद अब 3 जातियों की तादाद अपने दम पर प्रभाव दिखा सकती है तो वह कुशवाहा, पासवान और एससी की एक जाति है। तीनों को मिलाकर लगभग 15% वोट होगा। अब इनके वोट में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी और महागठबंधन में नई जंग देखने को मिल सकती है। अब समीकरण के हिसाब से बीजेपी की हिस्सेदारी इनके बीच ज़्यादा दिखती है। तो जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय लेने में सभी दलों में होड़ मची है। इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि उनके और नीतीश कुमार के शासनकाल में ही इस पर बात आगे बढ़ी थी। तो जाहिर तौर पर जो यह जाति जाति खेलों का नया अस्त्र निकाला गया है राजनीति में, उसमें क्या होगा नहीं होगा इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसे मंडल पार्ट 3 मान लिया जाए और यह पिछड़े और अति पिछड़े वोट पर हिस्सा पाने की कवायद है। इसी क्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना दबदबा हासिल करने के लिए एक के बाद एक सियासी पत्ते खेल रहे हैं। बिहार सरकार ने इसमें आंकड़े जारी कर 2024 से पहले अपना सबसे बड़ा तुरुप का एक्का फेंक दिया। जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा भी है कि 2024 का अपना चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। यह बात सिर्फ बिहार की नहीं है। पिछले कुछ महीने से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जातीय जनगणना करने का दबाव बनाकर पिछड़ों की राजनीति में पहल लेने की श्रेय कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने 90 के दशक में मंडल के दौर में अपनी स्थिति मजबूत की थी। अब तक कांग्रेस इससे अलग रही थी, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना की मांग पर बहुत आक्रामक तरीके से सामने आई। महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी कोटे की मांग उठी। बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश भी उसी तरीके से जारी है। तो यह सियासी जंग इसलिए भी अहम है कि 2024 में के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सियासत में सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत दूसरे दलों पर बढ़त ली। कभी सवर्णों, शहरी मतदाताओं की पार्टी माने जाने वाले बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में पिछड़े वोटरों के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई है। बिहार, यूपी के संदर्भ में यह गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट हो जाता है। इनके वोट की मदद से बीजेपी इन राज्यों में अजय दिखने लगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष ने इस तबके में बीजेपी की बढ़त को महसूस किया और इनके बीच अपने नेतृत्व को बढ़ाने में जुटी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब सियासत क्या मोड़ लेती है। इससे किस खेमे को, माने राजनीतिक खेमे को, एनडीए या इंडिया को नफ़ा या नुकसान होता है। जहाँ तक जनमानस के नफ़ा नुकसान की बात है तो आज़ाद भारत का बीता 75 साल इसकी गवाह है। तो आज इतना ही। आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।